हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सानो टीच एंड ट्रैवलिंग में। तो आज हम परीक्षा वाणी का अध्याय 9 प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, कौन से पर्यटन स्थल हैं और कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों की दृष्टि से उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य है। पर्यटन राज्य के आय तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन बनता जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों। अतः राज्य सरकार इन क्षेत्रों के सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिए बहुआयामी पर्यटन नीति बनाकर व्यापक कार्य योजना एवं संस्थागत ढांचे की व्यवस्था कर रही है दोस्तों। बात करते हैं पर्यटन नीति की। तो राज्य के गठन के समय जो है गठित अंतरिम सरकार ने 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की थी। तो महत्वपूर्ण है जो है, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 26 अप्रैल 2001 को। 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी राज्य गठन के समय। इसके बाद बात करते हैं इस नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित कराना तथा यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं एवं संभावनाओं को उजागर करना। पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अनुरूप बनाने के लिए इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पर्यटकों को उनकी मूल अभिरुचि एवं आर्थिक क्षमता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाना। बाकी पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रचार प्रसार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि का प्रयास करना। मनोरंजन पर्यटन के साथ साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन का विकास करना। पर्यटन के त्वरित, समग्र एवं संतुलित विकास हेतु वर्तमान विभागीय ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के साथ एक अधिनियम द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करना। और इस बोर्ड में पर्यटन के क्षेत्र के 5 विशेषज्ञ होंगे दोस्तों, जो सरकार को पर्यटन संबंधी मामलों में सलाह एवं मार्गदर्शन देंगे। अच्छा, बोर्ड में 3 निदेशक होंगे जो परियोजना प्रतिपादन, वित्त एवं निवेश एवं प्रचार एवं विपणन का कार्यभार संभालेंगे। यह बोर्ड राज्य में पर्यटन से संबंधित विषयों पर सुझाव देने वाला सर्वोच्च उपक्रम होगा। इसके अध्यक्ष पर्यटन मंत्री, उपाध्यक्ष पर्यटन विकास आयुक्त एवं सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। एवं गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल विकास निगमों में पर्यटन विकास के लिए समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा जो है पर्यटन क्षेत्रों में स्वरोजगार के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास योजना को कार्यान्वित करना। नई पर्यटन नीति की अगर बात करें तो सितंबर 2008 में प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की थी। तो महत्वपूर्ण है, नई उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सितंबर 2018 में जो है प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है दोस्तों। इस नीति में पर्यटन को उद्योगों का दर्जा देते हुए पर्यटन संबंधी 28 गतिविधियों को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों जैसे लाभ देने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। बाकी पर्यटन संबंधी कार्य योजनाएं एवं ढांचों की अगर बात करें, धरती का स्वर्ग जो है राज्य में सुनियोजित दीर्घकालीन व सतत पर्यटन का विकास करते हुए इसे धरती के स्वर्ग के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। पीपीडी मॉडल की अगर बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार की अपार संभावना है। अतः पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु लोक नीति सहभागिता पर रोपवे, होटल आदि ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। बाकी पर्यटन वर्ष की अगर बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2001-2015 में पर्यटन वर्ष घोषित किया था। तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे राज्य उत्तराखंड को जो है पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 2001 और 2015 में पर्यटन वर्ष, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया था दोस्तों।
बाकी वेबसाइट की अगर बात करें तो प्रदेश में पर्यटन के समुचित प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन वेबसाइट तैयार कर जो है लॉन्च किया गया है। प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर लाने के लिए वेबसाइट सी डी रोम, टेबल बुक्स, प्रचार स्मारिका, अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दिल्ली, सूरजकुंड व चेन्नई में उत्तराखंड उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं दोस्तों, और मसूरी व नैनीताल में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाता है। विंटर कार्निवाल का आयोजन क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकता है। तो जो है विंटर कार्निवाल का आयोजन कहाँ से किया जाता है, तो मसूरी व नैनीताल से किया जाता है दोस्तों। बाकी देहरादून तथा अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है। देहरादून तथा अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है। पर्यटन सूचना केंद्र की अगर बात करें तो पर्यटन सूचना केंद्र जो है पर्यटन को उच्च स्तर की मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है। यानी पर्यटन को उच्च स्तर पर मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है दोस्तों। बाकी जो है सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी इंटैक द्वारा राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण किया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की अगर बात करें तो देश में यह अपनी तरह का पहला विकास परिषद है जिसका गठन अधिनियम के तहत किया गया है। यह परिषद पर्यटन से संबंधी नीति निर्धारण, अवस्थापना, सुविधाओं के दृष्टिकरण, पूंजी निवेश के आमंत्रण एवं अनुमति का कार्य करता है। अच्छा, कौन सा यह परिषद जो है पर्यटन से संबंधित नीति निर्धारण, अवस्थाओं, सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पूंजी निवेश के आमंत्रण एवं अनुमति का कार्य करता है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में जो है पर्यटन से संबंधित नीति निर्धारण, अवस्थापना, सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पूंजी निवेश के आमंत्रण की अनुमति का कार्य कौन करता है, तो ये करता है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का जो काम है दोस्तों वो है पर्यटन से संबंधित नीति निर्धारण, अवस्थापना, सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पूंजी निवेश के आमंत्रण एवं अनुमति का कार्य करता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की, पर्यटन रोजगार योजना। स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 1 जून 2002 से वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। तो यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहा है दोस्तों कि वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से आरंभ किया गया था, तो ये 1 जून जो है 2002 से वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरंभ किया गया था। यह जो है स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब से शुरू हुआ था, 1 जून 2002, याद रखना है 1 जून 2002 महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत जो है पर्यटन से जुड़ी योजनाओं तथा होटल और रेस्टोरेंट में पर्यटन सुविधायुक्त STD, PCO, टेंट नुमा आवासीय योजना व पर्यटन वाहन आदि के लिए उद्यमियों को ऋण पर्यटन विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो महत्वपूर्ण है जो है, मतलब वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत हम जो है क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस योजना के तहत जो है पर्यटन से जुड़ी योजनाओं, पर्यटन से जुड़ी कोई भी योजना है उसके लिए बैंक जो है लोन देती है। होटल खोल सकते हैं दोस्तों और रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, मोटेल और पर्यटन सुविधायुक्त STD PCO खोल सकते हैं। टेंट नुमा आवासीय योजना के लिए हम जो है ऋण ले सकते हैं बैंक से। और पर्यटन वाहन अगर जो है कोई पर्यटन वाहन के उद्देश्य से हम जो है इस योजना के तहत बैंक से ऋण ले सकते हैं दोस्तों। और इसका आरंभ हुआ था 1 जून 2002 से, महत्वपूर्ण है। अच्छा, अन्य प्रमुख कदम की अगर बात करें तो राज्य को विशेष पर्यटन मानचित्र का पहचान दिलाने के उद्देश्य से साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, वन जीव पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बाकी रामनगर के समीप चूना खान में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई है। तो ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ है, तो ये रामनगर है। रामनगर के समीप जो है चूना खान में यह बनाया गया है सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड। सस्टेनेबल लिवलीहुड का जो है ये स्थापना कहाँ की गई है, रामनगर के समीप की गई है दोस्तों। बात करते हैं ग्रामीण पर्यटन के को जो है अगर प्रोत्साहन देने के माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए यात्रा मार्ग के निकटवर्ती गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाकी चमोली के माणा गांव तथा अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम को हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहा है दोस्तों कि उत्तराखंड का कौन से ऐसे गांव हैं जिसको जो है हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो चमोली के माणा गांव को और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम गांव को जो है हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो राज्य के कुछ चुनिंदा गांवों में बायो व ऑर्गेनिक पर्यटन का विकास किया जा रहा है। बायो व ऑर्गेनिक पर्यटन का विकास किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मोटाड़ गांव तथा अगोड़ा गांव और देहरादून जौनसार बावर क्षेत्र के कोटी इंद्रोली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के कौन से ऐसे गांव हैं जिसे जो है पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन उसमें डाल देगा। एक तो है उत्तरकाशी के मोटाड़ गांव, मोटाड़ गांव उत्तरकाशी का जो मोटाड़ गांव है, और अगोड़ा गांव और देहरादून का जौनसार बावर क्षेत्र और कोटी इंद्रोली गांव को जो है पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और क्यांकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग आदि प्रमुख साहसिक खेल हैं। देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया परिसर को लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास कहाँ किया जा रहा है। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है, तो देहरादून में किया जा रहा है ये। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो पर्यटन विकास की दिशा से सरकार द्वारा शीतकालीन पर्यटन की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जोशीमठ, ऊखीमठ, मुखवा व खरसाली आदि तीर्थ स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी पर्यटन सर्किटों के विकास एवं चार धाम यात्रा मार्गों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं दोस्तों। अब कुंभ की ही तर्ज पर नंदा देवी राजजात यात्रा का हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र मतलब अब कुंभ की तर्ज पर ही नंदा देवी राजजात यात्रा का जो है भी आयोजन किया जा रहा है। और देहरादून स्थित पुरानी जेल के नेहरू वार्ड को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून स्थित पुरानी जेल के नेहरू वार्ड को जो है हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। और देहरादून में राष्ट्रीय स्तर पर होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है। तो होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है दोस्तों देहरादून में। और देहरादून व अल्मोड़ा में स्थित राज्य स्तरीय होटल मैनेजमेंट संस्थान का सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण किया जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो राज्य के प्रमुख नगर, ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं दोस्तों। तो हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है। हरिद्वार जो है गढ़वाल क्षेत्र का क्या है, अति विशिष्ट नगर है, जो कि शिवालिक क्षेत्र के विल्व व नील पर्वत के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है कि शिवालिक श्रेणी के किस पर्वत के मध्य मतलब उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो शिवालिक श्रेणी के विल्व एवं नील पर्वतों के मध्य स्थित है। तो जो है हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र हरिद्वार है, ठीक है। नहीं, हरिद्वार क्या है, विल्व एवं नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है, ठीक है। नहीं, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है यहाँ से। तो हरिद्वार क्या है दोस्तों, विल्व एवं नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है, महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से गंगा मैदान में उतरती है। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। तो हरिद्वार का गठन कब किया गया था दोस्तों? 28 दिसंबर 1988 को। 28 दिसंबर 1988 महत्वपूर्ण है। और 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था। तो 1988 से लेकर राज्य के गठन तक जो है, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, तो यह किस मंडल में था? सहारनपुर मंडल में था। लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ से दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो कि शिवालिक श्रेणी के विल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है? तो हरिद्वार है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन रहा है कि यहाँ से कि हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन रहा है कि राज्य गठन से पहले कौन सा मंडल जो है सहारनपुर मंडल में था? तो हरिद्वार था। तो 1988 से लेकर राज्य के गठन तक जो है सहारनपुर मंडल में था दोस्तों। लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया। और पुराणों तथा संस्कृत साहित्यों में इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी एवं माया क्षेत्र के नाम से अभिहित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये पॉइंट भी यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हरिद्वार के कितने नाम हैं दोस्तों? पुराणों में तथा संस्कृत साहित्य में हरिद्वार को जो है गंगा द्वार बोला जाता था, देवताओं का द्वार बोला जाता था, और तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार बोला जाता था, चारों धामों का द्वार बोला जाता था। महत्वपूर्ण है, चारों धामों का द्वार किसे बोला जाता था? ये बोला जाता था हरिद्वार को। और स्वर्ग द्वार, मायापुरी व माया क्षेत्र, इसमें से कोई भी आ सकता है दोस्तों। और आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से जो है ये गंगा द्वार या देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चारों धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी एवं माया क्षेत्र किसका नाम है? तो ये सारे नाम जो है सम्मिलित रूप से किसके हैं? हरिद्वार के हैं। और पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में हरिद्वार को जो है इन नामों से जाना जाता था। बाकी बात करते हैं, शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं उसे शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री को बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, इसे हरिद्वार कहते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण है, यानी जो शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं दोस्तों, इसे शिव से जोड़ते हुए हरिद्वार तथा वैष्णव मत वाले यात्री जो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं इसे हरिद्वार कहते हैं। महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट बन रहे हैं दोस्तों। यानी जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें शैव बोलते हैं दोस्तों। तो शिव के उपासक जो केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, तो इसे शिव से जोड़ते हुए वो हरिद्वार बोलते हैं दोस्तों। शिव भक्त जो है हरिद्वार को हरिद्वार बोलते हैं। तथा वैष्णव मत वाले, यानी जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव बोलते हैं। यानी वैष्णव मत वाले यात्री जो कि बद्रीनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ में जो है भगवान विष्णु का मंदिर है, आप सभी को पता है बद्रीनाथ में। तो जो है ये लोग इसे क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं दोस्तों, हरिद्वार। तो हरिद्वार और हरिद्वार दो चीज़ें हैं। शिव भक्त जो है हरिद्वार, जो केदारनाथ वाले होते हैं हरिद्वार, और जो वैष्णव मत वाले होते हैं जो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं वो हरिद्वार को क्या बोलते हैं? हरिद्वार बोलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। तो रामायण काल से पूर्व जो है कपिल मुनि का आश्रम कहाँ था? क्वेश्चन आ सकता है। तो रामायण काल से पूर्व कपिल मुनि का आश्रम था दोस्तों हरिद्वार में, जिसमें सूर्यवंशी राजा सागर के अश्वमेघ यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। और घोड़े को खोजते हुए 60,000 सगर पुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि ने अपशब्द कहे थे और मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। कालांतरण में सगर के वंशज भगीरथ ने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया और इधर से गंगा को गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया था दोस्तों। ये कहानी आपने सुनी होगी, ये भगीरथ वाली दोस्तों। तो ये जो है गंगा का जो है गंगा को जो है गुजार कर जो है अपने पूर्वजों का उद्धार किया था दोस्तों। किस स्थान से? राजा भगीरथ ने हरिद्वार से। और कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, देखो हरिद्वार के जो है कितने महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आ गए हैं दोस्तों।
तो ये जो है कपिल मुनि के नाम पर जो है हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कपिला। और जो है प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था। तो प्राचीन इतिहासों के अनुसार जो है हरिद्वार का जो वन क्षेत्र था उसे खांडव वन के नाम से जाना जाता था दोस्तों, जिसमें पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान छिप कर रहे। ठीक है, अज्ञातवास के दौरान जो है जब के दौरान जो है पांडव यहाँ पे छिप कर रहे थे खांडव वन पे, यानी हरिद्वार के जंगलों में। बाकी धृतराष्ट्र, गंधारी एवं विदुर ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। इंपॉर्टेंट है, धृतराष्ट्र और गंधारी और विदुर ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? तो हरिद्वार में त्यागा था दोस्तों। और विदुर ने मैत्री ऋषि को महाभारत कथा यहीं सुनाई थी। और जो है विदुर ने जो है, जो महाभारत के विदुर थे, उन्होंने मैत्री ऋषि को जो है महाभारत कथा यहीं सुनाई थी हरिद्वार में दोस्तों। और बाकी जो है सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण यहाँ गंगा को 7 धाराओं में होकर बहाना पड़ा था। और सप्त ऋषियों द्वारा जो है हरिद्वार में तपस्या करने के कारण जो है यहाँ गंगा को जो है 7 धाराओं में होकर बहाना पड़ा था दोस्तों। बाकी इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है। गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर इतिहासकारों ने किस जिले को माना है दोस्तों? तो अपने हरिद्वार को माना है, जिसका काल ईसा पूर्व से 1200 से 1700 वर्ष के मध्य ठहरता है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के अनुसार जो है, जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों? हमारे भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ ने जो है मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। महत्वपूर्ण है। तो आज के लगभग 2056 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि ने हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की थी। तो राजा भर्तहरि ने भी जो है हरिद्वार के शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की थी दोस्तों। और 2 महान ग्रंथों नीति शतक एवं वैराग्य शतक की रचना की थी। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है कि नीति शतक एवं वैराग्य शतक की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? राजा भर्तृहरि ने की थी दोस्तों। ये भर्तृहरि किसके बड़े भाई थे? ये थे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई। राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे उनका नाम था राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि ने जो है क्या किया था? हरिद्वार के शिवालिक क्षेत्र पर तपस्या की थी और 2 महान ग्रंथों नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की थी। नीति शतक एवं वैराग्य शतक की रचना की थी। और ये किसके बड़े भाई थे? राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि। और इन्होंने जो है 2 महान ग्रंथों नीति शतक एवं वैराग्य शतक की रचना की थी हरिद्वार में दोस्तों। हरिद्वार के शिवालिक श्रेणियों में तपस्या की थी। ठीक है। और राजा विक्रमादित्य ने भाई की याद में यहाँ गंगा पर पौड़ियों सीढ़ियों का निर्माण कराया था। तो महत्वपूर्ण है, यानी राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में यहाँ पर गंगा पर सीढ़ियों का निर्माण कराया था। सीढ़ियों को पौड़ियों, यानी पौड़ियों या सीढ़ियों, बात एक ही है, का निर्माण कराया था, जिसे भर्तृहरि की पौड़ी कहा जाता था। जिसे भर्तृहरि की पौड़ी कहा जाता था दोस्तों। और कालांतरण में यही हर की पौड़ी हो गया था। और कालांतरण में इसका नाम क्या बन गया था? हर की पौड़ी बन गया था दोस्तों। बाकी विक्रमादित्य ने यहाँ एक भवन भी बनवाया था जो भग्नावशेषों के रूप में डाड वाली हवेली के नाम से आज भी हर की पौड़ी के पास स्थित है। महत्वपूर्ण है, डाड वाली हवेली कहाँ है? डाड वाली हवेली, एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये बना, डाड वाली हवेली कहाँ है दोस्तों? ये है हरिद्वार में। और इसका नाम जो है हर की पौड़ी के पास स्थित है। डाड वाली हवेली हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया था दोस्तों, वह कराया था विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने यहाँ पर भवन भी बनाया था जो कि भग्नावशेषों के रूप में डाड वाली हवेली के नाम से आज भी जो है हर की पौड़ी के पास स्थित है। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। बाकी चीनी यात्री हुएत्सांग सन 634 में हरिद्वार आया था। सन 634 में जो है चीनी यात्री हुएत्सांग जो है हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मोयूलो कहा था दोस्तों। मोयूलो, मोयूलो महत्वपूर्ण है। मोयूलो जो है किसने कहा था हरिद्वार को? यह कहा था चीनी यात्री हुएत्सांग ने, जो कि सन
634 ईस्वी में, 634 सन 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को क्या बोला था दोस्तों, मोयूलो कहा था तथा गंगा को महाभद्रा कहा था। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा को महाभद्रा किसने कहा था, तो ये कहा था चीनी यात्री हुएत्सांग ने। महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो है एक भी महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट इस परीक्षा वाणी के अंतर्गत आएंगे उनको हम जो है गहराई से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो चीनी यात्री हुएत्सांग सन 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था और उसने इस नगर को क्या बोला था, मोइलो कहा था तथा गंगा को महाभद्रा कहा था दोस्तों, महाभद्रा ध्यान देना है। और कनिंगम मोइलो का अर्थ मयूरपुर से लगाते हैं और कनिंगम कनिंगम मोइलो का अर्थ जो है मयूरपुर से लगाते हैं, महत्वपूर्ण है। बाकी 1399 में तैमूर लंग भी यहाँ आया था। उसका उसका इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा था, महत्वपूर्ण है ये भी परीक्षा की दृष्टि से। 1399 में तैमूर लंग कहाँ आया था, हरिद्वार आया था। 1399 में जो है 1399 में तैमूर लंग जो है हरिद्वार आया था और उसका जो इतिहासकार था तैमूर लंग का इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या बोला था, कायोपिल या कोपिला कहा था। कायोपिल या कोपिला किसने कहा था हरिद्वार को, ये कहा था सरुद्दीन ने। किसका इतिहासकार था ये, तैमूर लंग का इतिहासकार था। कौन, सरुद्दीन। सरुद्दीन ने जो है हरिद्वार को क्या बोला था, कायोपिल या कोपिला कहा था, जो कि कनिंगघम के अनुसार यह कोह पेरी है। और कोह का अर्थ पहाड़ होता है दोस्तों, कोह का अर्थ होता है पहाड़। और सरुद्दीन ने यहाँ गंगा के किनारे विष्णु के बनाए जाने वाले चरण चिन्ह भी देखे थे, महत्वपूर्ण है। और सरुद्दीन ने क्या क्या देखा था दोस्तों, विष्णु के बनाए जाने वाले चरण चिन्ह भी यहाँ देखे थे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल आइने अकबरी में भी लिखता है कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती रही है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो है किसने ऐसा लिखा था कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है, तो अबुल फजल ने अपने आइने अकबरी लिखी थी इसने, अबुल फजल ने। और उसने जो है उसमें क्या बोला था कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है। वह यह भी लिखता है कि अकबर के रसोई घर में गंगाजल ही प्रयुक्त होता था, महत्वपूर्ण है। अकबर के रसोई घर में जो है गंगा जल ही प्रयुक्त होता था और यह जल हरिद्वार से अकबर बड़े बड़े घड़ों में मंगवाता था दोस्तों। बाकी अकबर के सेनापति जो मानसिंह था, इम्पोर्टेंट है, अकबर का सेनापति कौन था, मानसिंह। मानसिंह ने हरिद्वार को हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया था, महत्वपूर्ण है। अकबर सेनापति मानसिंह ने हरिद्वार की हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया था, महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था, अकबर के सेनापति मानसिंह ने, महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और प्राचीन नगर में खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी। और जो है प्राचीन नगर में खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी गई थी दोस्तों। और उसके पुराने सकरे घाट को बनवाया और गंगा की धारा के मध्य एक अष्टकोटि स्तंभ बनाकर साधना स्थल के रूप में प्रयोग करने के लिए किसी साधु को ताम्रपत्र लिखकर दान दे दिया था। और यह स्तंभ आज भी विद्यमान है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण था। इसके बाद के टॉपिकों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये सारा टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और ये जो है इसमें हम सारे गढ़वाल के जो ज़िले हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और बहुत ही लंबा सेशन है ये दोस्तों, तो बाकी डिस्कस रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।